सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आप सबको राजेश कल्याणा का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो हमारा इससे पीछे वाला जो टॉपिक था बेटा, उसमें हमने बात की थी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको ज़्यादातर इन जो शब्द है उन पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आणविक द्रव्यमान हमने कहा था कि कितने परमाणु उस अणु के अंदर या यौगिक में भाग ले रहे, उन सब का अलग अलग परमाणु भारों को जोड़ दें तो पूरे का पूरा बन जाता है। जैसे हम अगर किसी प्लास्टिक की थैली के अंदर आम भी डाला हुआ है और उसी के अंदर आपके मान लो केले भी डाले हुए हैं, सेब भी डाले हुए हैं, अमरूद भी डाले हुए हैं, बेर भी डाले हुए हैं, तो उन सब का आम का अलग होगा वेट, सेब का अलग होगा और अमरूद का अलग होगा और बेर का अलग होगा। सबको अगर एक एक का प्रत्येक का देखें तो उसको अगर हम एक परमाणु माने तो वो उसका भार कितना होगा, एक एक का वो उसका परमाणु भार होगा। और सबका थैली का कंबाइंड सारे के सारे फ्रूटों का चारों का तोले तो वो एक अणु बना दें अगर हम माने उसको, तो वो उसका अणु भार होगा। ठीक है बेटा, अणु भार को ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अणु भार को ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और अणु भार को अगर हम प्रदर्शित करें अपने रासायनिक भाषा में बेटा, तो उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मोल कंसेप्ट, मोल की अवधारणा। और मोल की अवधारणा अधिकांशतः बच्चों को बेटा समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसकी भाषा ऐसी क्लिष्ट है, कभी सुनी नहीं और देखने में ऐसे लगता है हमें समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही इजी तरीके से और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं समझाऊंगा। तो हमारी ये रहेगी कि पहले तो हम मोल शब्द के बारे में जानेंगे कि मोल शब्द क्या है। दूसरी बात, फिर हम उसकी जो परिभाषाएं दी है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो मुख्य जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव होगा वो होगा उनके क्वेश्चन हम करके देखें। हमें ये सारी चीज़ें नए आके क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए कि इनके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी जो क्वेश्चंस अपने करवाए थे दर्पण वाले और लेंस वाले, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि अगर विद्यार्थी को फार्मूला याद हो जाए, और फार्मूला याद करना बिल्कुल आसान होता है, 5-7 बार याद करोगे तो याद हो जाता है, लेकिन उसको बीच में मत छोड़ो, उसको दोहराते रहो, जब भी कभी टाइम मिले उसको देखते रहो, तब तो याद हो जाएगा। और अगर वो याद हो गया फार्मूला तो कैलकुलेशन मैथ की करनी है उसमें, और कुछ करना नहीं है। एक अगर न्यूमेरिकल हम बात करें तो सिर्फ उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ करने में 1 मिनट बड़ी मुश्किल से लगता है, 1 मिनट। और 1 मिनट में अगर 3 नंबर गेन किए जाए तो हमें क्या घाटे का सौदा है। तो इन बातों को भी आपको समझना है कि तैयारी जो करनी है वो बहुत ही स्मार्टनेस से करनी है, तब जाके आपका उसमें समय की भी बचत होती है और उसमें ज़्यादा दिमाग भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो देखिए, ज़्यादा बातों को हम नहीं फैलाते हुए आज हम बात कर रहे हैं मोल संकल्पना की, मोल कॉन्सेप्ट की। तो बेटा, मोल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। मोल का अर्थ क्या होता है? हीप या ढेर होता है। ये एक एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स मात्रक है। अब मात्रक क्या है, इकाई क्या होता है? आपको पता, समय की इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। उससे बड़ी कौन सी है इसकी इकाई या मात्रक? तो ये शब्द भी आप जो मैं बोल रहा हूँ इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इकाई या मात्रक किसको कहते हैं। तो इकाई या मात्रक, जैसे समय का सबसे छोटा सेकंड, उससे बड़ा मिनट, उससे बड़ा घंटे। तो इस प्रकार से ही अब इन सारों में घंटा, मिनट और सेकंड में स्टैंडर्ड यूनिट्स किसकी मानी गई है? भी सही तरीके से एक ही मान लिया कि इसका एक ही मात्रक रखो जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक ही रहे।
तो वो माना गया है सेकंड समय का। उसी प्रकार उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको मान लिया गया है मात्रक। तो इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको माना गया है, किसको, मोल को। अब ये जो मोल शब्द है, सबसे पहले इस मोल शब्द को बेटा विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने प्रस्तावित किया था। सबसे पहले इसके बारे में बोला गया था, इसको भी मोल, ठीक है, प्रस्तावना इसको बता दिया भी ये मोल है। अब इसको ये कब बताया, ये बताया था 1896 में, 1896 में बताया था। 1896 में इन्होंने बता दिया। अब देखिए 1896 में बताने के बाद में इसको उपयोग में कब लाया गया था, 1967 को, 1967 को इसको क्या कर लिया गया, इस शब्द को स्वीकार कर लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप उतार भी लेना, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें कणों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कणों की संख्या, ये शब्द आपको याद करने, ये रकम आपको याद करनी ही पड़ेगी, 6.022 और गुणा 10 की घात 23, ये चीज आपको याद करनी है। ये जो कणों की संख्या है इसको हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं बेटा, ठीक है। इस अवोगाद्रो स्थिरांक भी कह सकते हैं। ये यानी कि एक निश्चित संख्या दे दी गई है और इसको किससे दर्शाते हैं, अवोगाद्रो नंबर से। ए फॉर छोटा ए लगाना इसमें, ए फॉर अवोगाद्रो, एन फॉर नंबर। अब ये अवोगाद्रो एक मोल में जितने भी कण हैं, अब एक मोल में जितने भी कण हैं, मान लो कण परमाणु भी हो सकते हैं, कण आपके अणु भी हो सकते हैं, कण आपके यौगिक भी हो सकते हैं, और भी कोई पदार्थ हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी। कणों की संख्या अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है तो वो एक मोल कहलाता है उसका। ये बात आपको, मेरे को पता नहीं समझ में आई, लेकिन मैं इसको समझा सकता हूं आपको बहुत ही इजी वे में। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि अवोगाद्रो संख्या क्यों बोला गया, ये शब्द क्यों बोला गया। एक वैज्ञानिक थे, इतालवी वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम ये था एमवी डिवो अवोगाद्रो। ये उनका नाम था, किसका, जो इटली के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था, इतालवी वैज्ञानिकों का नाम एमवी डिवो अवोगाद्रो। तो उनके नाम को सम्मान देने के लिए, ठीक है, इज्जत देने के लिए इस संख्या का नाम क्या दे दिया, अवोगाद्रो संख्या। देखो कितना सम्मान करते थे जो वैज्ञानिकों ने, जिनका भी अपने पूरे भारत देश में या किसी भी देश में अगर कोई देश के भले के लिए काम करता है तो वो सम्मान का हकदार भी बनता है। तो हमें भी ऐसे करना है कि आपको भी भारत देश के निर्माण में आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूट ही करोगे तो उसका भी आपको क्या है, इज्जत मिलनी चाहिए, और इज्जत कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि उनके इज्जत को रखने के लिए इतालवी वैज्ञानिक एमवी डिवो अवोगाद्रो के सम्मान में ये अवोगाद्रो संख्या लिखी गई। अब देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी विशिष्ट पदार्थ, अब कोई भी पदार्थ ले लो। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मान लो बेटा कि आप मेरी बात को गौर से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक दर्जन केले, एक दर्जन केले में कितने संख्या होती है, 12 होती है ना, 12, ठीक है। और एक ग्रुश के अंदर कितनी संख्या होती है कोई भी पदार्थों की, कोई भी चीज की, 144, ठीक है। यानी कि हम कह देंगे कि एक दर्जन में 12 क्या होते हैं, संख्या होती है। अब एक दर्जन केलों में 12 केलों की संख्या होती है। अगर एक दर्जन अंगूर ले लें तो अंगूर कितने होंगे, 12 होंगे। एक दर्जन नींबू ले लें तो कितने होंगे, 12 होंगे। मान लो एक दर्जन तरबूज ले लें तो भी उसमें संख्या कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, 12 होगी। तो जिस प्रकार से दर्जन को हम मान रहे हैं,
उसी प्रकार किसको माना गया, मोल को माना गया। पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना आप। अब एक मोल में उसने कणों की संख्या कितनी दे दी, 6.022 और 10 की घात 23 कण दे दी। ठीक है, ये एक मोल में कण है और हम क्या करते हैं, एक दर्जन में कणों की संख्या कितनी बताते हैं, 12 कण होते हैं भाई, 12 हो तो एक दर्जन। अब मैंने यहां पे एक बात लिखी है, यहां पे एक बात लिखी है, देखो देखो ये मोल की अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है। थोड़ा सा आप इसको 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं आगे। एक मोल एक निकाय के, निकाय मतलब कोई भी चीज है। मान लो मैंने एक प्लास्टिक की थैली में जो आपको शुरुआत में जो उदाहरण बताया था आम वाला, और वो भी एक निकाय है। ठीक है, एक मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.02 और आपके 2 गुणा 10 की घात 23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। विनिर्दिष्ट मतलब विद्यमान में कण कितने होते हैं, इतने कणों का तात्विक कण विद्यमान होते हैं उस मात्रा में। किस मात्रा में, मोल में। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा इसकी देखो, किसी भी तत्व का, परमाणु का, अणु का या यौगिक के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। संख्या तो समान होती है सब में। क्या लिखा, अवगाद्रो की संख्या 6.022 10 की घात 23 Na समान होती है, परंतु उन सबका मोलर द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। परंतु उनका मोलर द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न। अब मोलर द्रव्यमान मैंने पहले ही बता दिया कि एक मोल कणों की संख्या का भार, उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मान लो 12, एक दर्जन में 12 केले, उनका भार कितना है भाई, मान लो हो सकता है छोटे केले हैं तो 1 किलो से कम भी हो सकता है, बड़े केले हैं तो 1 किलो से क्या 2 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो इसी प्रकार से तो अब यही बात इन्होंने कही है भी, परंतु उन सब का मोलर द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। अब मैं इसको बहुत एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपके पास 1 दर्जन केले, ठीक है, उनका वजन तोल लिया आपने, उसका वजन मान लो हो गया 1.5 किलो। अब आपने संख्या कितनी ली थी केलों की, 12, 1 दर्जन ले लिया, वजन कितना, द्रव्यमान कितना उसका बेटा, 1.5 किलो। अब आगे सुनिए, हमने वैसे के वैसे ले लिए आपके तरबूज ले लिए 12। अब उनके वजन देखा तो आपको पता उनका वजन तो बहुत ज्यादा हो सकता। अगर 3 किलो के एवरेजिंग से लगाए तो 12 या 36 से ज्यादा ही हो जाएगा, 36 किलो वजन। सबके लिए भाषा कौन सी यूज की, 1 दर्जन, उसके लिए भी 1 दर्जन बोला, उसके लिए तरबूजों के लिए भी 1 दर्जन बोला कि नहीं। लेकिन उनके वजन क्या है, उसका तो 1.5 किलो और इसका कितना है, उसके कितने हैं, 36 किलो से भी ऊपर। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कह रहा है भी उनकी संख्या तो समान हो सकती है, जैसे केलों की संख्या 12 हो सकती है 1 दर्जन में, लेकिन उनका वजन, उनका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब मोलर द्रव्यमान के बारे में भी आपको पता चल गया। मैं एक बार और दोहरान कर देता हूं। देखिए बेटा, हमने क्या किया है, मोल संकल्पना के अंदर हमने क्या किया है, मोल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिप, और इसको सबसे पहले विल्हेम आल्टमान ने सबसे पहले इस नाम को बताया था, प्रस्तावित किया था। कब किया था, ये किया था 1896 में, और 1967 में इस नाम को SI पद मात्रक के रूप में स्वीकार कर लिया गया था सभी वैज्ञानिकों के द्वारा। अब मोल को क्या है, एक स्टैंडर्ड इकाई के रूप में मान रहे हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि इसके अंदर कणों की संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। आवोगाद्रो की संख्या के एक आवोगाद्रो स्थिरांक भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें कणों की संख्या मैंने बताया था 6.022 और 10 की घात 23। उसके बाद में हमने बात की थी कि ये जो आवोगाद्रो शब्द दिया गया है, एक इतालवी वैज्ञानिक MV डिवो
आवागाद्रो के सम्मान में दिया गया था। अब आगे हमने ये बात की थी कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। एक मोल विशिष्ट पदार्थ का द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कहने का मतलब हमने उदाहरण लिया था केलों का कि 12 केलों का मोलर द्रव्यमान, 1 दर्जन केलों का मोलर द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। या और हमने बात की थी कि 12 यानी कि 1 दर्जन तरबूज का वजन 36 से भी ऊपर या 36 या 36 मान लो केजी उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब हमने बात की थी परिभाषाओं की कि मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 और 10 की घात 23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। किसी भी तत्व, दूसरी डेफिनेशन यह है, किसी भी तत्व, परमाणु, अणु या यौगिक के एक मोल में कणों की संख्या तो Na कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या तो बराबर होती है, समान होती है, परंतु उन सब का मोलर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। एक का 1.5 किलो था, एक का कितना 36 किलोग्राम था। एक मोल में इतने कण होते हैं। अब ये एक मोल लिख लो या ये कण लिख लो, दोनों बराबर है। जिसको इस कणों को ना लिखो तो ये Na, ये तीनों की तीनों चीजें बेटा है बराबर। दूसरी बात, चौथी चीज इसके बराबर क्या है, देखो, एक मोल बराबर पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ये भी इसके बराबर है। तो आपको इनसे घबराना नहीं है। इसको हम समझ सकते हैं, कैसे समझें, एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। बाकी अच्छी तरह समझने के लिए तो अपने को करने पड़ेंगे इसके बहुत सारे कम से कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप क्वेश्चन को कॉपी में उतार के फिर उसको हम करेंगे और उसके जैसे आपको भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम उदाहरण ले लेते हैं बेटा, हम जल का उदाहरण लेते हैं, H2O का उदाहरण हम लेते हैं। तो आप देखो H2O के अंदर दो हाइड्रोजन है और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो हम उसकी बात करते हैं। देखो, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया किसका, जल का। लो जी, ये जल है और इसका फार्मूला H2O है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, इसका परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 है। तो टोटल हो गया 18। अगर मैं द्रव्यमान के रूप में इसको लिखूं तो जल का अणु भार, मोलिकुलर वेट m, जिसको m से डिनोट करेंगे, कितना है 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम मान सकते हैं। अब मैं ऐसे कहता हूं कि एक मोल में, जल के एक मोल में, यहां लिखूं, आप भी लिख लेना चाहिए, आप H2O या ब्रैकेट में लिख दूं जल का, यहां पे लिखता हूं मैं बेटा, एक मोल किसके बराबर है, 18 ग्राम के बराबर। समझ में आ रही है? आप ध्यान से समझना। जल का आधा मोल, इसको आधा मोल कहेंगे, 0. आधा मोल किसके बराबर है, 9 ग्राम के। समझ में आ रही है? ठीक है। जल का 0.25, इसको कहते हैं 1/4 हिस्सा, इसको कहते हैं 1/2 भाग, और इसको कहते हैं, ऑब्लिक में लिख देता हूं, इसको कहते हैं 1/4 भाग। तो ये किसके बराबर होगा, 4.5 ग्राम के बराबर होगा। समझ में आ रही है? ठीक है। अब बेटा इसमें कणों की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी बेटा, मैं यहाँ पे कणों की संख्या भी लिख देता हूँ। तो मेरे को ये चीज़ बेटा मिटानी पड़ेगी, यहाँ पे मिटा लेता हूँ मैं। अब इसमें कणों की संख्या भी देख लो, साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा। बेटा इसमें कणों की संख्या हो जाएगी 6.022 और 10 की घात 23। ध्यान रखना, इसमें कणों की संख्या आधी हो जाएगी, 3.011 इंटू 10 की घात 23। इसमें कणों की संख्या क्या होगी बेटा, 6.022 का कौन सा हिस्सा, 3 करो तो चौथा हिस्सा, चौथा हिस्से को भाग कर लो 4 से, 4 से 4 एकम 4, कितने बच्चे, 2, 4 5 20। ठीक है, तो ऊपर से उतारे अपने 22, 0 लगा दो,
4 5 लगभग इतना। तो इसमें हो जाएगा बेटा आपके पॉइंट लगाओ 3 छोड़ के, तो 1.505 10⁻23 कण। ये है, समझ में आ रही है आपको? फिर कण तो जैसे जैसे मोल घटता जाएगा कण की संख्या भी घटेगी ना। तो एक मोल में कितने कण? इतने 6.022 × 10⁻23। और इसका एक मोल में ग्राम भी उसका मॉलिक्यूलर, इसको इसी 18 ग्राम को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं जल का। समझ आ गई? लैंग्वेज आपको थोड़ी समझनी ही पड़ेगी। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कल करेंगे। तो कल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और तो मिलते हैं अपने न्यूज़ पार्ट में बेटा 28 में। तब तक के लिए दीजिए मेरे को इजाज़त। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया, आपके काम में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे वीडियो को उन विद्यार्थियों तक भी शेयर करें जो पढ़ने में रुचि ले रहे हैं और जिनका भी बिल्कुल एग्ज़ाम जिनके करीब है और जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाने के बाद में ऑल पे क्लिक करोगे तो आने वाले जितने भी मेरे वीडियो है उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। और अब वैसे तो मैं आपको जो मेरा जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।